सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आज जलसे आम से खिताब किया और उसमें कहा कि इस्लामाबाद पर एक दिन की चढ़ाई से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म को तनक़ीद का निशाना बनाया और कहा कि साबिक वज़ीर आज़म कहते थे कि शहबाज शरीफ जब पाकिस्तान से बाहर जाता है तो मांगने जाता है। मैं सवाल करता हूँ, क्या आप बांटने जाते थे, आप पैसे देने जाते थे? और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मईशत बेहतर हो रही है और जो इस वक्त पाकिस्तान में सिचुएशन है इसमें पाकिस्तान एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़े एहतजाज का प्लान कर रही है, ईद के बाद एहतजाज किया जा सकता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कह रही है। और ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो बनाने जा रहे थे, उस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में की सदारत के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इनकार किया है। तो किस हद तक ये अलायंस डगमगाता दिखाई दे रहा है? क्या पीटीआई बड़ा एहतजाज ईद के बाद करने जा रही है, उसका प्लान कर रही है? और अगर ऐसा है तो क्या हुकूमत बड़े एहतजाजों का सामना करने के लिए तैयार है? और हुकूमत को क्या एक साल के बाद में बड़े बड़े एहतजाज की और बड़े बड़े जलसों की ज़रूरत पेश आ गई है? इसके अलावा फैसल वाडा साहब ने कहा है कि बानी पीटीआई भी जेल में ही रहेंगे, समझौते के तहत जेल में रहेंगे। कौन सा समझौता है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी के साथ समझौता किया, हुकूमत से किया, इस्टेब्लिशमेंट से किया? इन तमाम तर सवालों का जवाब लेंगे। आरिफ अलवी साहब भी अमेरिका में हैं और उन्होंने कहा है कि वो बानी पीटीआई की रिहाई के मिशन के लिए यहाँ पर आए हैं, जबकि पीटीआई मुतादिद बार ये कह चुके हैं कि अमेरिका समेत किसी भी मुल्क से उसे कोई मदद नहीं चाहिए। तो फिर आरिफ अलवी साहब अमेरिका में क्या कर रहे हैं? इन तमाम तर मौज़ूआत को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। मैं ज्वाइन किया मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकील बानी पीटीआई फैसल चौधरी साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त प्रोग्राम में हमें देने के लिए। मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी कीमती वक्त प्रोग्राम में। फैसल चौधरी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। बड़े एहतजाज का प्लान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने का भी सोच रही है ईद के बाद तो जो फजलुर रहमान साहब ने सदारत से इनकार किया है, क्या डगमगाता हुआ नजर आ रही है अलायंस? आप लोग कर लेंगे बड़ा इज्तिमा ईद के बाद? देखिए, हमारा फजलुर रहमान साहब के किसी इनकार की खबर में तो सदाकत नहीं है। बातचीत चल रही है और हम एक ग्रैंड नेशनल एजेंडा के ऊपर जो हम ख्याल जमाते हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं और उसमें जमहूरियत की बहाली, कानून की हुक्मरानी, ह्यूमन राइट की वॉयलेशन रोकना, आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया जो है, ये हमारे कोर इश्यूज हैं। और इस पे मुतहदा अपोजिशन जो है उन्होंने ये कहा है कि इसका जो हल है वो नए इलेक्शन में है। मौजूदा हुकूमत, क्योंकि नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, वो इस्तीफ़ा दे और एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के नीचे नए इलेक्शन कराए। तो ये मतमा नज़र है। ईद के बाद हम एक तहरीक की का इरादा रखते हैं, लेकिन उसका मैनरिज्म और उसकी तारीख जो है अपोजिशन के साथ मिलके जो तय करेंगे। और रमज़ान से पहले आपको अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पे भी इकट्ठी होती हुई नजर आएगी। तो फैसल साहब, आपने कहा कि ये हुकूमत अवामी हुकूमत नहीं है। वज़ीर आज़म ने भी आज एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब किया। मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने भी गुज़िश्ता रोज़ बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब किया था। हुकूमत तो बड़े बड़े जलसे कर रही। आप गालिबन पहले पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं जो गवर्नमेंट के जलसों को जो है मेंशन करें। क्यों कर रही है? वो प्रेशर है ना उनके ऊपर कि वो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। सरकारी जलसे जो है वो कुछ जलसे थोड़ी होते हैं, वो तो कोई भी कर सकता है। मुलाजमीन आ जाते हैं, वसाइल होते हैं सरकारी, वो इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। कितना बड़ा जलसा किया? जलसा अगर आपने देखना है तो एनओसी हमें मीनार पाकिस्तान का दें और हम आपको बताएंगे कि जलसे कैसे होते हैं। जलसे तो तहरीक इंसाफ ने करके दिखाए हैं। 9-9 घंटे के जलसों के ऊपर लाहौर और संजानी भर के दिखाया है और स्वाबी जो है वो भर के दिखाया है। स्वाबी में तंजीम ने जलसा किया है, लेकिन आप कहते हैं हुकूमत है, मैं उनका जिक्र नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा जलसा हुआ है। जलसे तो अपोजिशन के होते हैं, जलसे तो हुकूमत के जलसे कभी होते हैं, वो तो एक सरकारी इज्तिमा होता है। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप? फैसल साहब कह रहे हैं कि सरकारी जलसे हैं और आप लोग खुद तो क्या ज़रूरत पेश आ गई एक साल के बाद अवामी इज्तिमा करने की? अपोजिशन को जलसे करने नहीं दे रहे हैं, उन्हें इजाज़त देते नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल दरख्वास्तें देती है और ख़ुद इतने बड़े बड़े जलसे शुरू कर दी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए हमने ये चैलेंज करते थे कि ये बाहर निकल के दिखाएं, अवाम में निकल के दिखाएं। अब हमने इतने बड़े बड़े जलसे कर दिए हैं तो ये कह रहे हैं कि सरकारी वसाइल। भाई बात ये है कि आपने भी सवाबी में जलसा सरकारी वसाइल से ही किया है, हमारा जलसा लेकिन आपके जलसे से बहुत बड़ा था। फैसल साहब ने डिनाई किया कि वो तंजीमी जलसा था, सरकारी जलसा नहीं था। वो सारा सरकारी जलसा था, इनके सारे काम ही सरकारी होते हैं। जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद जो है वो सारे वसाइल इस्तेमाल करे PTI के लिए, जब सोशल मीडिया की टीम की पेमेंटें जो हैं वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा करे, डीजल पेट्रोल और किराए जो हैं वो जो KP गवर्नमेंट करे, तो ये वो कौन सा फिर कहते हैं ये। और डॉक्टर साहब लाहौर में इजाज़त दे देते जलसे की, ना करते वो सवाबी में लाहौर में करके दिखा देते। क्या आप दोबारा बताइएगा? लाहौर में जलसे की इजाज़त दे देते, वहाँ इजाज़त नहीं मिली तो फिर उन्हें खैबर पख्तूनख्वा का रुख करना पड़ा। नहीं, इन्होंने लाहौर में भी जलसा किया है, इन्होंने इस्लामाबाद में भी किया है। बात यह कि जलसा करने में कोई मसला नहीं है, जलसा करना इनका राइट है। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि कानून को अपने हाथ में लेना और पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी को तबाह करना, ये जो है इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती और इसीलिए जो है वो मसाइल पैदा होते हैं। तो हम जो हैं वो हमने तो उनको दिया है जलसा करने की इजाज़त नहीं दिया ना सर। 8 फरवरी को तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करना चाहती थी, वो जो एहतजाज करना चाहती थी, एहतजाजी जलसा, उसकी इजाज़त लाहौर में नहीं मिली, फिर उस अवाबी में गए ना। नहीं, उससे पहले लाहौर में भी किया है इन्होंने जलसा, ये पिछले साल, और उसके बाद इन्होंने इस्लामाबाद में भी। जी जी। बात यह है कि जलसा करना जो है वो कोई किसी को रोकता नहीं है। इनसे बड़े बड़े जलसे और पार्टियों ने भी किए हैं। मसला सिर्फ ये है कि इंतशार मुल्क में ना फैलाया जाए, मुल्क की इकॉनमी को क्रैश करने के लिए कैंपेन ना चलाई जाए, IMF को ख़त ना लिखे जाएं, बाहर पाकिस्तान के खिलाफ बदनामी का सबब ना बने। ये हरकतें जो हैं ये बेसिकली साबित करती हैं कि ये अपने पार्टी के मुफाद को या इमरान खान साहब के मुफाद को मुल्क की मुफाद से ऊपर रखते हैं, इसलिए ये सारे काम करें। आप मुझे बताएं ना, ये जो आरिफ अलवी साहब हैं, इन्होंने जो जाके कारनामा अंजाम दिया है अमेरिका में, एक शर्मनाक नहीं है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट जाके अमेरिका में जो है वो पाकिस्तान की बुराइयाँ कर रहा है? भाई आप पहले नहीं है इस मुल्क में जिनके साथ ये हुआ है, आपने बल्कि और लोगों के साथ ये काम किए हैं। उस वक्त आप ठाटे मारते थे, खुश होते थे, आज आपके ऊपर आ गया तो आप सारी दुनिया में आपकी चीखों की आवाज़ें आ रही हैं। थोड़ा सब्र करें, सियासत में ये काम होते हैं। हमारे साथ आपने कितनी दफ़ा आपके लोग कहते थे कोई पूछे तो कहना खान आया था, इस तरह के काम करके। तो आज जब आपका जो बैठा हुआ है अडियाला जेल में सब्र का अपना जो उल्टे काम किए उसका फल खा रहा है, तो आप अब्बे तो यह कहते हैं, आप इस चीज़ को समझे ना, ये कहते हैं कि क्यों हुआ। आप लोग सारा कुछ आप लोगों का किया धरा है। अब आप लोगों को जमहूरियत आ जाती है, आप लोगों को ये मीडिया आ जाता है। जब आप खुद मीडिया को दबा रहे थे तब आपको याद नहीं आया, जब आपने जो है वो हमारे खिलाफ झूठे केसेस बना के हमें अंदर किया तब आपको याद नहीं आया। तो ये तमाम बातें, मेरा ख्याल है कि ग्रैंड अलायंस जो है वो, जब मौलाना फजल रहमान साहब ने इनको कह दिया है कि वो सदर नहीं बनेंगे, तो अगर वो ग्रैंड अलायंस बन भी गया तो वो टूथलेस होगा। और उसकी वजह यही है कि इमरान खान साहब में जो है वो एबिलिटी नहीं है अलायंस बनाने की और अलायंस चलाने की। फैसल साहब, फैसल वाडा साहब आपके बड़े करीबी भी रहे हैं आपकी जमात के, उन्होंने आज फिर ये कहा है कि इमरान खान जेल में रहेंगे, समझौते के तहत जेल में रहेंगे। समझौता किससे किया है? हुआ है समझौता हुकूमत से हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट से हुआ, किससे हुआ है फैसल साहब? इस बात का जवाब तो फैसल वाडा देंगे ना आपको, कौन सा समझौते की बात करें। हम तो आज भी नहीं मिल सकते, हमारी मुलाकातें तो बंद हैं। पिछले हफ्ते से 10 दिन से हम तो मुलाकात नहीं कर सके, तो ये कैसा समझौता है? फैसल वाडा ही इसका जवाब देंगे। और जेल में रहने का के लिए भी समझौता करने की जरूरत है, ये पहली दफा सुन रहा हूँ। जेल में रहने के लिए तो समझौता ना करना एक शर्त होती है। समझौता जो नहीं करता वो जेल में रहता है, जो समझौता करता है वो तो जहाज में चढ़ के चार्टर्ड इदारे में लंदन जाता है। जो समझौता करता है फिर वो बाद में फॉर्म 47 की हुकूमत बनवाता है। जो समझौता करता है वो फिर जहाज पे आता है, मफरूर होके फिर भी कबूतर उड़ाता है। तो जो समझौता करते हैं फिर फॉर्म 47 की हुकूमत मिलती है, फिर उनको जो है वो तोहफे में दिए जाते हैं हुकूमतें। तो ये समझौता तो जिनका है, जिनकी डील है, उन्हीं के जरिए है। जेल में रहने के लिए कौन सा समझौता होता है? फैसल वाडा साहब की ये आजकल कुछ पिछले 4-5 दिन से लाइन और लेंथ ठीक नहीं है पेशगोइयों की, वो ठीक करनी चाहिए। तो समझौता जेल में रहने के लिए तो मेरा भाई मैंने नहीं सुना है तक।
एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम जो लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पर, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उन पर, और जो नाक़दीन मुखालफिन ये कहते हैं कि आप लोग नहीं चाहते बानी पीटीआई जेल से बाहर आए। फैसल साहब, इसका क्या जवाब देंगे? नहीं, देखिए, बात ये है कि ये तो एक खामख्याली है ना, ये मैं इस राय से मुतफिक नहीं हूँ। ये जो भी गुफ्तगू है ये रिटोरिक है। बात ये है कि पीटीआई का बच्चा बच्चा जानता है कि जो सियासत इमरान खान के साथ होगी, इमरान खान बाहर आएंगे तो सियासत होगी। इस वक्त सियासत तो नहीं हो रही, इस वक्त तो वो जेल भुगत रहे हैं। इस वक्त तो एक रियासती जबर का सामना है पार्टी को भी और इमरान खान साहब को भी। तो इन सारी बातों को सामने रख के अगर आप ये बात करें कि जी वो क्यों नहीं चाहेंगे कि बाहर आए ताकि सबकी सियासत जो है वो रिचार्ज हो और सियासत आगे बढ़े। पीटीआई की सियासत इमरान खान साहब के ज़ात के साथ मुंसलिक है ना, तो अगर वो जो है इस तरह से मामला होगा तो वो बेहतर हो सकेगा, नहीं होगा तो बेहतर नहीं हो सकेगा। लिहाजा ये कहना कि जी वो चाहते नहीं है, ये नहीं चाहते, वो चाहना या न चाहना पीटीआई की क़यादत का या लीगल टीम का इशू नहीं है। इशू ये है कि ये सियासी मसला है और जहाँ पे बात फंसी हुई है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ जब बात होगी तो तभी होगी, क्योंकि ये सारी जो मामलात हैं इनके पीछे जो है ये हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट है। और जब वो चाहेंगे, और क्योंकि ताकतवर इरान की तारीख है, हिस्ट्री है, तो वो मामलात हम दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं सियासी डायलॉग के जरिए, सियासी तरीकों से। तो वो जब होंगे तो आप देखिएगा, ये मुकदमे कौन सा, कोई कानूनी मुकदमे तो है नहीं, इसमें कोई लीगल मैरिट तो है नहीं सर। तो फैसल साहब, आपने कहा कि बात करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो खतूत के ज़रिए ही क्यों ना हो। जो खतूत लिखे हैं उनका तो अब तक जवाब मिला नहीं है, तो मज़ीद भी ख़त लिखने का इरादा है? जवाब आ गया उसका जवाब चाहे नेगेटिवली आया, जवाब तो खुद दिया है मकतूब अलैह ने, यानी जिनको एड्रेस किया गया था जी। तो इन खतूत में जिन चीज़ों का जिक्र है वो चीज़ें हैं जिनका रिजॉल्व होना पाकिस्तान के वसी तर मफाद में है। ये खतूत किसी भी ज़ाती इंटरेस्ट के लिए नहीं रखे गए। ये जो खतूत हैं सर, ये तो पाकिस्तान के वसी तर मफाद में रखे गए हैं। ये 6 जो पॉइंट्स हैं वो कोर कॉन्फ्लिक्ट एरियाज हैं जिन पे अगर पॉलिसियों की नजरसानी की जरूरत है। और ये खतूत में जिन चीज़ों की तरफ इमरान खान साहब ने इशारा किया है, तो एस्टैब्लिशमेंट जो है उन पॉलिसीज पे जब तक नजरसानी नहीं करेगी, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म नहीं होगा। और सियासी अदम इस्तेहकाम की बिना के ऊपर जो माशी हालात हैं वो स्टेगनेंट हैं, दहशतगर्दी बढ़ी है, मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, मुल्क में जो आपके ग्रोथ रेट मुल्क का बहुत कम है, जो हैवी मैन्युफैक्चरिंग है, हैवी मैन्युफैक्चरिंग स्केल जो है वो भी नीचे आ गया है। उसमें अब तक जो है वो एक मेजर कमी आ चुकी है, जो आज की अखबारों की रिपोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डायरेक्टली लिंक हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली लिंक है पॉलिटिकल इस्तेहकाम से। ये 2.0 निज़ाम जो है ये बुरी तरह पाकिस्तान को फेल कर रहा है और अब तक बहुत ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का सियासी, माशी, दहशतगर्दी के फ्रंट पे हो चुका है और पाकिस्तान में शख्सी आज़ादियाँ बशमूल आज़ाद मीडिया और आज़ाद अदलिया ख़त्म हो चुकी हैं। डॉक्टर साहब, 2.0 निज़ाम पाकिस्तान को तबाह कर रहा है। फैसल साहब ने कहा शख्सी आज़ादी ख़त्म हो चुकी है, मीडिया आज़ाद नहीं है। ऐसी सूरत हाल में अगर ईद के बाद कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक पीटीआई शुरू करती है तो हुकूमत तैयार है उसका सामना करने के लिए? जी बिल्कुल, हम तैयार हैं उसका सामना करने के लिए। कोई भी अगर तहरीक चलाना चाहते हैं चला लें। मैं नहीं समझता कि पीटीआई के पास अब ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। इन्होंने अपने ज़्यादातर ऑप्शंस जो हैं वो इस्तेमाल कर लिए हैं और वो अच्छे तरीके से नहीं किए, और इसलिए अब इनके पास जो है वो मामला इनके हाथ से अब तकरीबन निकल चुका है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर इनकी क़यादत नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई और इनके पास ऐसा लीडर है जो उसकी तहरीक की क़यादत कर सके। तो इसलिए ये पहले भी आपको याद है इन्होंने बहुत दफ़ा में यही कहा था कि ये आखिरी होगा। आपको याद है पिछली दफ़ा इन्होंने कहा था ये आखिरी है, इसके बाद नहीं होगा। तो वो आखिरी भी हो गया, उसके पीछे तो पिछला वाला भी हो गया, उससे और पिछले वाले भी हो गए। तो जहाँ ये सारे हो गए वो आगे वाले भी इंशाल्लाह हम भुगता लेंगे। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। इनकी जो मामलात हैं मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इनको कुछ समझ में आनी शुरू हो गई है, कुछ इनको मज़ीद आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगी समझ।
क्या समझ में आना शुरू हो गया? आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में तो फैसल साहब ने कहा कि इन तमाम तरह खबरों की अभी तक किसी किस्म की कोई इत्तला नहीं है, तो फजलुर रहमान साहब तो अगर इस तहरीक में शामिल होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो शुरू करने जा रही है उसमें, तो फिर तो हुकूमत के लिए ख़तरा होगा ना? नहीं, देखें, ख़तरा इसलिए नहीं है हुकूमत के लिए क्योंकि मेजर जो इशू था वो महंगाई का था, वो इकॉनमी के कोलैप्स का था, सिस्टम के कोलैप्स का था। वो इशू, वो जो रिस्क थे वो अब एड्रेस हो चुके हैं। जो महंगाई है वो बहुत नीचे आ चुकी है, बाकी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं, और मैं नहीं कह रहा ये फिच और मूडीज़ की आप रेटिंग उठा के देख लें, पाकिस्तान की इंप्रूव हो गई है। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप सामने रखें तो अगर सब बेहतर हो गया तो डॉक्टर साहब जलसों की ज़रूरत हुकूमत को क्यों पेश आ गई अचानक? इसलिए आई ताकि ये बात डेमोन्स्ट्रेट कर दी जाए कि हुकूमत पॉपुलर है अवाम में, वो हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दी है। तो अपोजिशन को भी मौका दें अपनी पॉपुलरिटी का इजहार करने के लिए, जलसे जुलूसों की उन्हें तो इजाज़त देते नहीं आप लोग। नहीं, वो सवाबी में भी उन्होंने जलसा किया है, इससे पहले इन्होंने लाहौर में भी किया, इस्लामाबाद में भी किया, वो 26 नवंबर को भी इन्होंने किया था। तो ये हमें ये बुनियादी तौर पे ये जलसे का मामला नहीं है, ये सर इनकी पहले डॉक्टर साहब लाहौर में जलसे की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त क्यों नहीं देते हैं? जो हुआ वो तो माजी का किस्सा बन चुका। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतअद्दिद बार दरख्वास्त भी दे चुकी है, अपनी पावर शो करना चाहती है वो भी आवाम में, तो उसकी इजाज़त अब देंगे आप लोग आने वाले दिनों में? लेकिन बात ये है कि ये इंतशार फैलाना चाहते हैं, ये लाशों की सियासत करना चाहते हैं। इन्होंने 4 पुलिस वालों को शहीद किया और 3 रेंजर्स के लोगों को गाड़ी के नीचे कुचल दिया, और ये 7 लोग जो शहीद हुए थे, इनकी जिम्मेदारी किसी के ऊपर तो आएगी ना। कंडक्ट तो इन्हीं का था, बेसिकली जिम्मेदारी भी इन्हीं की थी। तो इसलिए इन हरकतों की वजह से, फिर अमलाक को नुकसान पहुंचाने की वजह से, फिर जो रेट्रिक ये लेके आते हैं कि जी अल जिहाद आखिरी दफ़ा जा रहे हैं, कफन पहन के जा रहे हैं, ये तमाम बातें, उसके बाद आप मुझे बता दें कि कौन सी सियासी पार्टियां ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती है, कौन सी सियासी पार्टियां अपने कारकुनों को इस तरह मोटिवेट करती हैं। तो ज़ाहिर है फिर उसके बाद स्टेट के पास कुछ चारा और रहता नहीं है कि इनको इजाज़त ना दी जाए। फैसल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्ज सियासत को भी लेकर ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन का जो अलायंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने जा रही है उसमें उसको मुश्किलात का सामना है। मिसाल के तौर पे 26वीं आईनी तरमीम में जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ आप लोगों की बात हुई, उससे आप लोग स्टेप बैक किए, फिर अब तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकात कर रहे हैं, जबकि ये वही चीफ जस्टिस 26वीं आईनी तरमीम के तहत बने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। उनसे मुलाकात में तो 2 रात थी, लेकिन मेजोरिटी ने कहा कि मिलना चाहिए और अपनी बात करनी चाहिए, तो लिहाजा वो मुलाकात तो जमहूरियत के असूलों के मुताबिक हुई है। जब अक्सरियत या आपकी इस बात पे तय हो जाए तो मेरे ख्याल में अकलियत को भी उसमें रोड़े नहीं अटकने चाहिए। हमारी पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, तो ये कहना कि तर्ज अमल क्या हमने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया है, क्या हमने सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर रकीक हमले किए हैं, क्या हमने जो है फौज को निशाना बनाया जिस तरह से ये बनाते थे जनरल बाजवा और उनको, तो ये तो पूरा जो है एक इन्होंने अपनी सियासत खत्म कर लिया खुशामद के में। जिस तरह से शहबाज शरीफ लेटे हुए, नून लीग की सियासत खत्म होगी, हुकूमत ही चला रहे हैं, गलत या सही, अब कितनी देर चला सकते हैं ये तो इन पे डिपेंड करता है। आपने अभी नाम लिया साबिक आर्मी चीफ का, उन्होंने कहा उनको तनकीद का निशाना बनाते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इदारों पर हमलों में मुलविस रही है, 9 मई का जो केस है वो क्या है सर? मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता, मैं आपकी तरदीद करता हूँ, और आपने ये बात जो कही है सब जुडिस मैटर के ऊपर, आपकी राय बिल्कुल गलत है और हकायक के मुनाफी है। मेरी राय नहीं है सर, ये फैसल साहब मेरी राय नहीं है, हुकूमती लोग कहते हैं आप लोग इदारों पर हमले करते रहे, हुकूमत ये कहती रही। ये आपने ठीक कहा ना कि हुकूमत का ये इल्जाम है, ये इल्जाम जो है ये इसलिए बेसलेस है कि जिन्होंने पार्टी छोड़ दी उनको तो आपने बरज़िम्मा करार दे दिया, लेकिन जो पार्टी में है उनके खिलाफ आप 40 मुकदमे एक ही जुर्म के तहत पंजाब के तूल अर्ज में चला रहे हैं। तो ये पॉलिटिकली पिक एंड चूज हो रहा है, और 9 मई जो है ये एक प्लान ऑपरेशन था तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और इसके बाद हमारे कारकुनान को, हमारे ख़वातीन कारकुनान को, बच्चियों को, उनके घरों को, उनके बूढ़े वालिदैन को, उनकी जायदादों को एक प्लान मंसूबे के तहत जो है डेटर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उस ताकत का फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ, और पाकिस्तान जो है एक सियासी मैदान में चला गया है जहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है।
और अभी भी ये जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर तो 8 फरवरी 2024 को अपने जमहूरी और सियासी क्रेडेंशियल जो हैं वो इस्टेब्लिश करते को रियलाइज होना चाहिए ये तमाम हुकूमत मसनूई इस्तेहकाम के बलबूते पे है, वरना इस हुकूमत के पल्ले एक दिन भी आगे नहीं जा सकते। जो लोग इनसे इतने तंग हैं, इनके अपनी पार्टी के लोग अगली दफा टिकट लेने से कतरा रहे हैं, इस बात का करते हैं और ये मानते हैं कि नून लीग के टिकट पे पंजाब में सियासत मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ठीक है, मुझे ब्रेक पर जाना है, डॉक्टर अफनान से इसका जवाब लेंगे और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे JU मरकज़ी रहनुमा कामरान मुर्सा साहब। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं हुकूमत को बड़े एहतजाजी जलसों की या फिर बड़ी एहतजाजी तहरीक के हवाले से तैयार रहना पड़ेगा और इसकी तरदीद भी की है। और ब्रेक से पहले फैसल चौधरी साहब ये कह रहे थे कि हुकूमत के पल्ले तो अब कुछ भी नहीं है और पंजाब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए टिकट लेने वाला भी कोई नहीं होगा। कामरान मुर्सा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, JUIFA के मरकज़ी रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्सा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्सा साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। मैं डॉक्टर अफनान से पहले जवाब लेना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले फैसल चौधरी साहब कह रहे थे कि पंजाब से कोई टिकट लेने वाला भी नहीं होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। नहीं, देखिए इस तरह की कोई बात नहीं है। ज़ाहिर है PTI की ख्वाहिश है कि इस तरह हो, मगर वो इस तरह होना माजी में हुआ है ना, आइंदा कभी कोई होने का ऐसा इम्कान नज़र आ रहा है। जलसे आपके सामने जो हम कर रहे हैं वो कितने बड़े हो रहे हैं और आने वाले दिनों में और मज़ीद बड़े होंगे। तो ये जो एक इन्होंने साजिश के तहत पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान पहुंचाया और डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश की थी, वो जो मामला है अब रफा दफ़ा हो गया है, उसको हमने संभाल लिया है और जो महंगाई वाला मामला भी संभाल लिया। तो जो हमारे लोग नाराज़ थे वो वापस हमारी तरफ आना शुरू हो गए हैं और उसकी रिफ्लेक्शन आपको हमारे जलसों में और हमारे पोल्स में नज़र आएगी। कामरान मुर्सा साहब, ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस जिसकी बहुत ज़्यादा बाज़गश्त आजकल सुनाई दी जा रही है, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उसकी सदारत से वाकई इनकार किया? ऐसी कोई ऑफर हुई है? ऑफर हुई है ना, इनकार किया है। बल्कि उसमें जो हमारी रिजर्वेशन है उसका जवाब नहीं आया। मेरा ख्याल है 8-9 दिन तो हो गए हैं हमारे, मेरा और असद साहब का बैठे हुए, और फिर उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो 8-9 दिन में तो मुलाकात तो यकीनन हुई होगी उनकी, मगर कोई आगे बात नहीं बढ़ी है। तो इस वक्त तो कोई अच्छी बात उसमें नाम ने मांगी थी ना, ये उन बातचीत का हिस्सा थी कि सदारत कौन करेगा और वो सदारत मौलाना को देंगे या नहीं देंगे। ये बात तो मेरा ख्याल है गुफ्तगू में भी नहीं आई। और अगर सदारत की ऑफर ना हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये गद्दी अपने पास ही रखी और फिर तहरीक चलाने का, अलायंस बनाने का कहा, तो क्या JUIFA फिर साथ होगी? सदारत के साथ मैंने अर्ज किया, सदारत के साथ तो इसका ताल्लुक नहीं है। जी, अगर रिजर्वेशन दूर कर भी दी जाए उसके बाद भी क्या JUIFA दीगर रिजर्वेशन दूर हो जाए तो फिर बात आगे बढ़ेगी ना। पहले तो दूसरी बुनियादी किस्म की रिजर्वेशन है, जब तक वो दूर नहीं होंगी वो बात आगे नहीं बढ़ेगी। क्या खास तौर पे कौन सा ऐसा नुक्ता है जिस पर JUIFA को एतराज है? कुछ है हमारे आपस के मामलात हैं, कुछ ऐसे हमारे एक तल्खबाजी रहा हुआ है, उसके बाद अब उस तल्खबाजी को ठीक भी किया है, मगर स्टिल जो है ना वो कुछ अच्छी बातें हैं जो जिसको एड्रेस किया जाना जरूरी है। कुछ नुकात तो मंजर आम पर आए भी थे कामरान साहब, जैसे कि फजलुर रहमान साहब ने कहा कि आपने हुकूमत से बात की थी, हमसे जो मुज़ाकरात हुकूमत के साथ आपके चले उसमें कम से कम हमसे बात कर। ये उन चीजों का हिस्सा नहीं है, वो कुछ और बातें हैं। वो तो वो लोगों ने पूरी कहानियां बना ली हुई हैं। लोगों ने तो ये कहानी भी बना ली है कि अब जो ना खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट में हिस्सा मांग रहे हैं, हम पता नहीं क्या क्या मांग रहे हैं। कोई एक ऐसी रिजर्वेशन बताए ना सर जो कम से कम वो अभी तक कहने की नहीं है पब्लिक में। उसमें हम आपस में कोई बात किसी नतीजे पे पहुंच जाए तो उसको पब्लिक भी करे। फैसल चौधरी साहब, कौन सी ऐसी रिजर्वेशन हैं जिनका अब तक 8-9 दिन हो चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जवाब ही नहीं दिया, तो अलायंस कैसे बनेगा? कामरान साहब कह रहे हैं कि हमारी कुछ रिजर्वेशन हैं, उनका जवाब मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे। पार्टियों के मुख्तलिफ मिजाज हैं और पार्टियों से एक दूसरे में के खिलाफ काफी शिद्दत से जो है वो शिद्दत से
सियासी मुखालफत में रही हैं, जिनको हमने काफ़ी इतदाल पे लाए हैं। उसमें कामरान मुर्तज़ा साहब का और सबसे बढ़ के मौलाना फजल रहमान साहब का, और हमारी जमात में से असद कैसर साहब, इसमें काफ़ी रोल है। और इस चीज़ को जो हमारे आपस में तफाज़ात हैं, वो क्योंकि इमरान खान साहब से जो मुलाकात बंद करवाई गई है, ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है। और ये कोशिश की जा रही है कि मीनवाइल गैर नुमाइंदा लोगों से, किसी ऐसे ग्रुपों से मुलाकात कराई जाए ताकि दोनों जमातों के अंदर जो है वो गलतफहमियां बढ़ें। लेकिन हम राब्ते में हैं और हमारी क़यादत भी राब्ते में है, और जैसे ही इमरान खान साहब से मुलाकात होती है वो तफज़ात उनके सामने रखे जाएंगे। ये बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं कि इमरान साहब खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट में हिस्सा ना के JUI ने मांगा है, ना इस किस्म की कोई बात हुई है। वो तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं, वो जो कमेटी है असद कैसर साहब की और कामरान मुर्तज़ा साहब की, वो आपस में बातचीत में मशगूल भी हैं और वो हमारे सामने आए हैं। तो इमरान खान साहब से जब से ही मुलाकात होगी वो उनके सामने रखे जाएंगे, और उसका जवाब जो है वो कोई इतने मुतालबात इतने मुश्किल नहीं हैं जो कि हल तलब ना हो, उनको हल कर लिया जाएगा। और इंशाअल्लाह अपोजिशन मुल्क में जमहूरियत और आइन की बहाली और मुल्क में कानून की कौन सा ऐसा खास नुक्ता है जिस पे आपको लगता है कि डेडलॉक हो सकता है, या सभी इजीली रिजॉल्व हो जाएंगे बानी PTI से मुलाकात के बाद? नहीं, कोई ऐसा नुक्ता नहीं है जो जिस पर डेडलॉक हो सकता है। सिर्फ बानी जो इमरान खान साहब से मुलाकात क्योंकि रोकी गई है, उसका एक बिल्कुल उसकी एक वजह यह है कि अपोजिशन का जो इत्तेहाद है वो हुकूमत के दिल पे गिराव गुजरता है। और आपको पता हो कि जब असद कैसर साहब के घर पे खाने पे मुतहदा अपोजिशन इकट्ठी हुई, तो फिर वज़ीर-ए-आज़म उनके घर चले गए और मौलाना साहब ने गालिबन ये कहा उनको कि आप सिर्फ हमारा इत्तेहाद सबोटाज करने आए हैं, उसके अलावा आपका कोई एजेंडा नहीं है। तो ये लाइटर पार्ट उन्होंने उनको कहा। तो ये चीजें हैं, लेकिन इंशाल्लाह कोई ऐसी बात मैं बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे सवाल करना चाहूंगा, मैं उसका जवाब डॉक्टर अफनान से भी लेना चाहूंगा। वो ये कि आप लोग जो ईद के बाद आपने कहा हम तहरीक चलाने का सोच रहे हैं, अलायंस बनाने के बाद अगर तहरीक चलती है, उस तहरीक में क्या कोई ऐसे भी नुकात हैं कि आप हुकूमत में शामिल जमातों से भी बात करें, कोई इन हाउस तब्दीली का सोच रहे हैं, या फिर सिर्फ एहतजाज और जलसे ही होंगे? देखिए, ये मामला जो है ये अपोजिशन के मुतहदा अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से सामने आएंगे। मैं उस चीज का मैंडेट नहीं रखता हूं, और अभी क्योंकि चीजें मैच्योर हो रही हैं, हम बड़े इसमें मोहतात हैं। आप भी सर सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आप जाती तौर पर, मैं आपसे जाती तौर पर जवाब लेना चाहूंगा, आप चाहते हैं हुकूमत में शामिल जो जमातें हैं जैसे कि MQM हो गई और दीगर जमातें, उनसे बात की जाए जिस तरह आपके खिलाफ हुआ था? देखिए, हम ये बात जब एक अपोजिशन अलायंस बन जाएगा तो ये फिर अगला उसका लाएअमल है, ये उसकी आगे जो है वो मामला है। तो उस वक्त जो है इस पे बातचीत की जा सकती है, और उस पे भी जब अगर सारा जो हमारे इत्तेहादी हैं या जो हमारे साथ शामिल होंगे, उन पार्टियों की एक बाहम सलाह मशवरे से सियासी रास्ता आगे बढ़ाया जाता है। अगर उसमें कोई ऐसा फैसला हुआ तो बिल्कुल करेंगे, और अगर तमाम जमातें उस पर आमादगी का इजहार करेंगे तो की जा सकती है, अगर नहीं करेंगे तो फिर नहीं की जाएगी। लेकिन ये मामला अभी बहुत ज़रा आप पहले आगे चले गए हैं, अभी हम कदम ब कदम बढ़ रहे हैं कंसेंसस की तरफ, और इंशाल्लाह ये ज़्यादा दूरी पे नहीं है। जो तहफ़्फ़ुज़ात हमारे दोस्तों के हैं, वो जो हमारे साथ अपोजिशन में जो मुतअद्दिद जमातें हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना भी हमारी जिम्मेदारी है, और हम करेंगे भी। और इंशाल्लाह जहाँ तक हमारा रोल होगा वो मस्बत होगा, और अपोजिशन को एक पेज पे लाने में हम अपना भरपूर रोल अदा करेंगे। डॉक्टर साहब, अगर ऐसा हो जाता है, अभी तो फैसल साहब भी इस बात से इनकारी कह रहे हैं जब एक प्लेटफॉर्म पे जब जमा होंगे तो फिर फैसला करेंगे, लेकिन अगर हुकूमत में शामिल अपोजिशन ने हुकूमत में शामिल जमातों से राबिता किया तो फिर हुकूमत कहाँ स्टैंड करेगी? देखें, ये तो राब्ता कभी भी करना चाहें कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ये राब्तों से मामला नहीं होते। बात ये है कि इमरान खान साहब की बात पे कौन ट्रस्ट करेगा, सवाल ये है। ये मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में जो ये नारे लगाते थे, जो ये बातें करते थे, और चले वो जो करते थे वो तो करते थे, जो अभी रिसेंटली ये कहते हैं अली गंडापुर साहब ने ये तो एक बड़ा मशहूर मकूला है ना कि सियासत में कोई भी बात हरफ आखिर नहीं होती। जो बयानात आसिफ जरदारी साहब के बारे में नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब देते रहे, या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से PMLN के बारे में कहा जाता रहा, वो भी सबके सामने रिकॉर्ड पर है।
बिल्कुल रिकॉर्ड पे रहे, लेकिन जिस इंतहाओं पे ये चले आते हैं उन इंतहाओं पे हम नहीं जाते सर। गए सड़कों पे घसीटने की बातें हुई और आज देखें वही शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है और एक आसिफ बात आप लोगों ने पिछले 10 साल से पकड़ी हुई है, वो एक बात रख ले। और जो ये नारे लगाते थे उसको 10 लाख नारे लगाए और हमने एक बात की है। अब 1 लाख और एक में फर्क है बहुत ज़मीन आसमान का, उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते। और ये इन्होंने अभी रिसेंटली की है, मैं तो चले कोई बहुत पुरानी वो आप बात बता रहे हैं 2010 की। ये 2010 की बात हम पिछले 15 साल से सुन रहे हैं रोजाना। भाई ये तो जो रिसेंट बातें मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अभी चंद महीनों पुरानी बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो बात ये है कि और ये जाहिर है, फिर दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब के अंदर ये एबिलिटी जो है मेरे नज़दीक मौजूद नहीं है कि वो एक अलायंस बना भी सकें। अगर बन भी गया तो चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो जाहिर है अपना मुफाद, ज़ाती मुफाद जो है उसको सुप्रीम रखते हैं और वो किसी को कुछ समझते ही नहीं है। तो ऐसे इंसान के साथ जो है वो अलायंस कहाँ चलेगा। कामरान साहब, JUI फे जब एहतजाज या अलायंस अगर बन जाता है तो उस अलायंस में एहतजाज को ज़्यादा प्रेफर करेगी या फिर इन हाउस तब्दीली के लिए फोर्स करेगी? कि ये मेरे डोमेन में नहीं है। मेरे डोमेन में जो है ना, मैं एक वर्कर लेवल का आदमी हूँ और मेरे डोमेन में तो वही बातें हैं जो मुझे मेरे जिम्मे लगाई गई। उसके बाद JUI रहेगी, ये फिर मेरे से ऊपर की बातें हैं और वो मशवरा जो है फिर जाहिर है वो भी मशावरत के बाद होगा। तो ये बात अब इस वक्त नहीं की जा सकती। फैसल साहब, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकारी थी कि हमें तो अमेरिका समेत किसी भी मुल्क से मदद नहीं चाहिए। आरिफ अलवी साहब ने तो बरमला कह दिया कि वो यहाँ बानी PTI की रिहाई के मिशन पर आए। देखिए, ह्यूमन राइट वायलेशन का जो इशू है वो हर जगह उठाया जा सकता है, उठाना चाहिए। आरिफ अलवी साहब भी अपनी तगोदो कर रहे हैं और जिस मुल्क में क्योंकि इदारे ख़त्म हो गए हैं और इदारे जो है वो बिल्कुल इस तरह से काम नहीं कर रहे और हमारे उस चीज़ को नहीं कर रहे मामलात को एड्रेस और बुनियादी शहरी हकूक़ की हिफाजत में नाकाम है, तो फिर इसी चीज़ों के लिए फिर बाहर से तो या कहीं भी जो बैन अवी प्लेटफॉर्म है उन पे ह्यूमन राइट्स का हम इशू उठा रहे हैं। तो आरिफ अलवी साहब भी वही काम कर रहे हैं जो कि एक पाकिस्तानी या तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी वर्कर करेगा। यानी कि वहाँ से आप लोग सिर्फ ह्यूमन राइट्स के मामलात को उठा रहे हैं, इसके अलावा और कोई एजेंडा या मोटिव नहीं है उनका आरिफ अलवी साहब का अमेरिका में? नहीं, ऑब्वियसली हमारी जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं, जो हमारे साथ हो रहा है, हम उसी को एड्रेस करेंगे ना सर। वही चीज़ हम एड्रेस करें। हमें IM से भी वही डोजियर दिया है। हमारे क्योंकि इदारे नाकाम हैं, अदलिया नाकाम है, जो इस चीज़ को हल कर, पार्लियामेंट नाकाम है। अभी चौधरी एजाज साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। वैसे गिलानी साहब से सेनेट का सेशन जो है वो इसलिए नहीं ना क्लियर कर रहे एहतजाजन। तो ये सारे मामलात हैं आपके सामने। डॉक्टर साहब, चेयरमैन सेनेट नाराज है? देखिए, ये मैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तो मैं पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे कोई बात कह नहीं सकता। ये तो आप उनके इरफान सिद्दीकी साहब के स्टेटमेंट को सामने रखें जिसमें वो कह रहे हैं कि हम यूसुफ रजा गिलानी को मना लेंगे, इसका मतलब ये है कि वो नाराज हैं? जी हो सकता है वो नाराज हो। आप सेनेटर हैं, आप बेहतर जानते होंगे, आपकी उनसे मुलाकात हुई होगी, जो कुछ सेनेट में चल रहा है वो पता तो होगा ना सर आपको? जी मुझे मालूम है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं ज़ाहिर पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे बात नहीं कर सकता, बाकी तो मुझे मालूम है। चले, आपको जो मालूम है वही बता दें। मुझे ये मालूम है कि जो बात इरफान सिद्दीकी साहब ने की है वही बात है, तो वो उसको मना लेंगे, उनको हम मना लेंगे। क्या एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर का ही मामला है, इसके अलावा और भी बातें हैं? देखिए, मेरा जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो उन्हीं के प्रोडक्शन ऑर्डर का इशू हुआ है, तो इसके अलावा जो है वो मैं मजीद इस पर कॉमेंट नहीं कर रहा। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप क्या समझते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब नाराज़ हैं हुकूमत से, चेयरमैन सेनेट? कम से कम एक चीज़ तो उन्होंने बतलाई है ना, अगर दिल से नाराज़ हैं ये नहीं, उसके बाद वो चेयर नहीं कर रहे हैं हाउस को, और इस वक्त एक्टिंग चेयरमैन के तौर पे सैदाल साहब जो है वर्क कर रहे हैं। तो जब एक्टिंग चेयरमैन के तौर पे वर्क कर रहे हैं तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि कोई एक्टिंग के तौर पे वर्क करे, तो ये नाराज़गी का एक वाज़ेह इज़हार है। और इसके अलावा तो नाराज़गी का इज़हार जो है बाकी लड़ाई रह जाती है, फिर इसके बाद तो और कोई भी नहीं रहती बात। तो नाराज़गी का इज़हार ऐसे ही हुआ करता है।
मगर जिस तरह से मामला को चला रहे हैं, जिस तरह से अदारों को इस वक्त चलाया जा रहा है, ये बहुत खराबी की तरफ जा रहा है। एक इतनी मामूली सी बात है कि एक शख्स के अपना प्रोडक्शन आर्डर जारी किए और जो कि बहुत पहले हो जाने थे, बड़ी देर की थी इसमें करते करते, और वो भी जो ना इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो ये बहुत प्यार की बात थी। फैसल चौधरी साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा आजकल बातें भी हो रही हैं, आपके जो साथी पार्टी को छोड़ रहे हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है, और नाक़दीन भी ये कहते हैं, हुकूमत में शामिल लोग जो हैं वो भी ये कहते हैं पार्टी पर वकीलों ने कब्जा कर लिया है, दुरुस्त है? जी, ये एक राय है, वकला हैं हमारे पार्टी में, और वकील जो हैं वो मुल्क के आईन और कानून को ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं, और कब्जा तो पार्टी पे नहीं हो सकता। पार्टी इमरान खान है, और इमरान खान के अलावा तो कोई पार्टी नहीं है। बाकी वकला की अच्छी खासी तादाद हमारी पार्टी में है, और वो बिल्कुल अपनी मेहनत करते हैं हर चीज। बाकी ये कब्जा करने वाली बात तो आपने कहा वकला आईन और कानून को ज़्यादा अच्छा समझते हैं, पार्टी चला रहे हैं, तो जो लोग दहाइयों से सियासत को ज़्यादा अच्छा समझते हैं वो पार्टी बेहतर नहीं चला सकते सर? बिल्कुल चला सकते हैं, और सियासत का वकील होने ना होने से ताल्लुक नहीं होता। लाजमी भी नहीं कि बहुत अच्छा वकील बहुत अच्छा सियासतदान हो। बहुत अच्छा सियासतदान एक अच्छा वकील जरूर होता है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन आपने वकला के हवाले से स्पेसिफिक सवाल पूछा, तो मैंने उसका जवाब दिया। बाकी सियासी काबिलियत अपनी जगह है, और यानी कि आप ये कह रहे हैं वकील पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी पर काबिज नहीं है? जी, मैं बिल्कुल यही कह, शुक्रिया, आपने मुझे बहुत सिंप्लीफाई कर दिया ये बात। जी जी, बिल्कुल ठीक है। फैसल चौधरी साहब, डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, कामरान मुर्तज़ा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपने देखा नाजरीन, ईद के बाद यकीनी तौर पर एहतजाजी तहरीक या फिर कोई तहरीक चलाने का इरादा अपोजिशन की जमातें रखती हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल एहतजाज की मुतामिल नहीं हो सकती है। तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर पाकिस्तान की मईशत के बारे में सोचना होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।